दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है और जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्वार्टर थ्री का रिजल्ट। क्वार्टर थ्री में कंपनी कई सालों के बाद प्रॉफिट में आ गई है। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? आखिर कंपनी को प्रॉफिट कैसे हुआ जबकि कंपनी लगातार डूबने की कगार पे आई हुई है? ऐसे में क्या संभावना बन रही है? पूरे रिजल्ट को असली समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर की वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए, आखिर चल क्या रहा है कंपनी में, क्या वाकई में ये जो प्रॉफिट आने वाले समय कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित होगा, क्या यहाँ से बेहतर होगी या अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम बाकी है? क्योंकि ऑडिटर ने यहाँ पे कुछ सवाल उठाए। तो क्या है पूरी संभावना, उसको जानेंगे और आगे के रिजल्ट की संभावना को देखेंगे, पूरे रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे। क्या जीटीएल इंफ्रा यहाँ से कुछ बेहतर कर पाएगा या अभी भी इसमें पैसे डूबने की संभावना दिखाई दे रही है? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जीटीएल इंफ्रा के कारोबार की बात करें, इस समय स्टॉक 1.25 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 10.62% की बम्पर तेजी देखने को मिली है। जबरदस्त खरीदारी हो रही है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे शुरुआत ही 1.15 पर पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद में स्टॉक ने अच्छी खासी दौड़ लगाई और आप देखें इसका जो 52 वीक का लो है वो 98 पैसे का, जबकि हाई 2.17 रुपीज का है। अभी स्टॉक आप देखें अपने ऊपरी प्राइस से लगभग आधी कीमत पे है। और ये जो आज तेजी बनी है तो उसके पीछे वजह कंपनी ने प्रॉफिट बता दिया है क्वार्टर थ्री में। तो इस बड़े चमत्कार के बाद खरीदारी तो दिखनी थी, क्योंकि स्टॉक तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में 1 रुपीज के शेयर की प्राइस है इसकी। कोई भी इसमें खरीदारी करना चाहेगा। वैसे ये स्टॉक लगातार कमजोर साबित हुआ पिछले एक साल में। 1 मंथ के हिसाब से इस समय 1.74% के आपको आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 18.71% के आसपास की गिरावट हुई है और पिछले एक साल में 34.68% स्टॉक गिर चुका है। यानी जिसका भी इन्वेस्टमेंट साल भर में है उसको सिर्फ यहाँ पे लॉस ही लॉस हुआ है, इस स्टॉक ने कोई फायदा नहीं किया। 3 ईयर के हिसाब से जरूर यहाँ पे अगर आप देखें तो 18% के आसपास की तेजी देखने को मिली है और 5 ईयर का रिटर्न मात्र पॉइंट 13% के आसपास है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको ज़्यादा कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन उनका लॉस नहीं हो रहा है। लॉस उन्हीं को हो रहा है जिन्होंने महीने भर के अंदर या साल भर के अंदर निवेश किया है। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जीटीएल इंफ्रा नंबर 2 पे आ गया। काफी समय के बाद नंबर 2 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। काफी जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो इस बार देखिए कंपनी ने क्वार्टर थ्री में जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बताया वो 35,059 लाख रुपीज का बताया और पिछले साल ये 33,847 लाख था। इसका मतलब इसमें 3.6% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। तो कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है और पिछले 9 महीने का रिवेन्यू देखे तो यह 1,04,161 रुपीज के आसपास है। इसका मतलब यहाँ पर भी 3.4% की वृद्धि हुई है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट बढ़ा है, इस बार कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ा है। यानी कंपनी बिजनेस तो कर रही है, इसीलिए इसका रिवेन्यू बढ़ा है। तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के दरमियान 1,958 लाख रुपीज का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जबकि पिछले साल में 21,015 लाख रुपीज का भारी भरकम लॉस था। तो भारी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है काफी समय के बाद। तो इस शानदार टर्नअराउंड का जो मुख्य कारण है कि जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसमें 89.3% की भारी कमी आई है। ये सबसे बड़ी वजह जो 2,585 लाख तक पहुंच गई है। तो ये कमी जो बनी है उसका भी वन टाइम जो सेटलमेंट है और लैंडर के साथ हुए नेगोशिएटेड जो सेटलमेंट है उसकी वजह से देखने को मिला है। तो कंपनी ने अपना वन टाइम सेटलमेंट किया जिसकी वजह से कंपनी का जो लॉस था उसमें भारी कमी आई। अपना जो इन्होंने देख सकते हो कि फाइनेंशियल कॉस्ट जो 89% गई जिसकी वजह से ये प्रॉफिट देखने को मिली है। तो इसके चलते आप देखें तो जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस वो सुधर के 0.01 पर आ गया, जो देख सकते हो पिछले एक साल पहले 0.16 पर था। अगर हम बात करें 9 मंथ की तो लॉस बिफोर टैक्स अगर आप देखें तो यहाँ पे 35.1% घटकर 40,631 लाख पर आ गया है। तो पिछले साल 62,626 लाख के आसपास था। तो यहाँ पे 9 महीने के हिसाब से भी कंपनी का लॉस 35% गिर गया है और ईपीएस देखे तो 0.31 पर आ गया, जो पिछले एक साल पहले 0.48 पर था। तो यहाँ पे देखो एक मुश्त असर हुआ है जो
ऑप्स के हिसाब से देखिए लेबर कानूनों के एकीकरण के कारण पिछले सर्विस कॉस्ट से जुड़ा 36 लाख का एक बार अतिरिक्त फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी रिकॉर्ड किया गया है। तो फिलहाल आप देखें तो ये जो Q3 के नतीजे वो सकारात्मक है। उसका आप देखें ये कंपनी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी काफ़ी समय के बाद प्रॉफिट में आई। लेकिन जो मुख्य रूप से ऑर्गेनिक ऑपरेशनल ग्रोथ के बजाय फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चर और डेट जो सेटलमेंट के कारण ये सारा मामला हुआ है। तो ये इतनी बड़ी जो प्रॉफिट बताई ये कोई बिजनेस की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी जो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की गई है और जो पूरा डेट सेटलमेंट किया गया उसकी वजह से ही ये प्रॉफिट देखने को मिला है। फाइनेंशियल कॉस्ट में भारी कटौती ने कंपनी के अन्य वित्तीय दबाव को छुपा दिया है। ऑडिटर की रिपोर्ट में कंपनी द्वारा लगातार कैश लॉसेज का जिक्र किया गया, यानी कंपनी के पास कैश की कमी है, कैश लॉस हो रहा है कंपनी का। तो इस रिजल्ट के दौरान ऑडिटर की रिपोर्ट जो लाई गई है उस रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी टू गोइंग कंसर्न का भी जिक्र किया गया है। इसमें साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि ऑडिटर ने पाया कि कंपनी लगातार कैश लॉसेज झेल रही है, उसका नेटवर्थ पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी कंपनी के पास कोई नेटवर्थ नहीं है। कंपनी की स्थिति भविष्य के लिए इकाई के तौर पर बनने जाने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं। ये जो बिजनेस है ये आगे भी जारी रहेगा, इसकी संभावना काफ़ी कम है। तो चेतावनी यह है कि मुनाफे में सुधार की खबर पर भारी पड़ रही है और कंपनी की फाइनेंशियल और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी अभी भी कमज़ोर पड़ी हुई है। तो कुल मिला के देखिए ये वन टाइम सेटलमेंट का पूरा नतीजा है कि कंपनी प्रॉफिट में है। लेकिन अभी भी ऑडिटर फर्म में ये बात सामने है कि ऑडिटर रिपोर्ट ने कहा है कि नेटवर्थ खत्म हो चुका है, नेटवर्थ कंपनी के पास नहीं है, लगातार लॉस हो रहा है कंपनी को, बिजनेस में संभावना काफ़ी निगेटिव है। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुख्य जोखिम की बात है कंपनी के लिए, तो सबसे बड़ा जो जोखिम है कि ऑर्डर की जो गोइंग कंसर्न की जो गंभीर चेतावनी जो पूरी तरह से खत्म हो चुके नेटवर्क और लगातार कैश लॉसेस से उत्पन्न हुई है। कंपनी का अस्तित्व काफ़ी हद तक जारी द्विक्षत्रीय ऋण निपटान यानी डेट सेटलमेंट के सफल निष्पादन और भविष्य में स्थायी सकारात्मक ऑपरेटिंग कैश फ्लो से उत्पन्न होने वाली जो क्षमता के ऊपर निर्भर है। मैनेजमेंट आगे किस तरह से कोशिश करता है, कैसे अपनी इस कंपनी को बनाए रखता है, वो बात है। एक बार तो आप समझ सकते हो इस रिजल्ट ने माहौल पॉजिटिव किया है, क्योंकि कंपनी ने अपने सेटलमेंट के दौरान कंपनी को प्रॉफिट में बता दिया है। अब यहाँ पे रिजल्ट को अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। तो इस बार सेल्स 351 करोड़ का बताया, जो देख सकते हो कि पिछले सितंबर में ये देखो कि 356 करोड़ के आसपास था। यानी आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स कुछ गिरा है, लेकिन दिसंबर 2024 में पिछले साल 338 करोड़ के आसपास था। तो साल दर साल के हिसाब से सेल्स बढ़ गया है। खर्च इस बार 256 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 243 करोड़ के आसपास था। तो इस बार कंपनी का रिवेन्यू गिरा, लेकिन खर्च पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ गया है। ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन दिसंबर 2024 में 248 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब साल दर साल के हिसाब से भी खर्च बढ़ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात इस बार 95 करोड़ का बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 113 करोड़ के आसपास था। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर हम बात करें दिसंबर 2024 के पिछले साल की, तो ये 91 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार 27% रहा, जो पिछले क्वार्टर में 32% के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 27% के आसपास थी। इस बार 8 करोड़ की अदर इनकम बताई, जबकि पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ के आसपास की अदर इनकम थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3 करोड़ की अदर इनकम थी। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की या फिर नेट प्रॉफिट की, तो आंकड़े आपको एक जैसे दिखाई देंगे। इस बार नेट प्रॉफिट 20 करोड़ का बताया है। लगातार लॉस में से कंपनी इस बार प्रॉफिट में आई है वन टाइम सेटलमेंट की वजह से। यह आंकड़ा उत्साहवर्धक है। पिछले क्वार्टर में 193 करोड़ का लॉस था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 210 करोड़ का लॉस था। तो भारी भरकम लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है, ये अच्छी बात है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले में कुछ स्थिति सुधर सकती है। वैसे कंपनी ने कैश फ्लो भी बताया। मार्च 23 में 8 करोड़ का कैश फ्लो था, मार्च 24 में 85 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो था। इस बार 417 करोड़ का कैश फ्लो भी बताया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। कंपनी पास 417 करोड़ का कैश फ्लो है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, 3.28% की होल्डिंग है। यही सबसे बड़ी रिस्क है। प्रमोटर यहाँ पे बिल्कुल नदारद है। ऐसे में इस कंपनी में भरोसा थोड़ा कम होता है। अच्छी बात यह है कि जो गिरवी शेयर थे, पिछली बार 100% शेयर गिरवी रखे थे, वो सारे प्रमोटर ने छुड़ा लिए। तो प्रमोटर ने गिरवी शेयरों को छुड़ा के अच्छी काम की है। एफआई का 0.14% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर करके 0.01% पर आ गई थी। इस बार फिर से 0.05% पर हो गई है। तो एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। डीआई की बात करूँ की 2.97% की होल्डिंग थी, देख सकते हो कि जून क्वार्टर में, सितंबर में ये कम होकर 2.83% पर आ गई। इस बार अनचेंज रही, यानी जो
सितंबर क्वार्टर थी वही होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का यहाँ पे कोई निवेश नहीं है। जनरल पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे 93.61% की होल्डिंग थी जून में, 93.88% की होल्डिंग हो गई सितंबर में, इस बार 93.85% हुई है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग हल्की सी घटी है और वो निवेश एफआई ने किया। कुल मिला के जो रिस्क ले सकते हैं उन्हीं के लिए स्टॉक ठीक है, बाकी इस स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।